That's Mike. News at 9. भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ 3 दिन की नेपाल यात्रा के तहत काठमांडू में हैं। आज राष्ट्रपति भवन में हुए विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें नेपाली सेना के जनरल की मानद उपाधि से सम्मानित किया। इससे पहले उन्होंने नेपाल के सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल से मुलाकात की और नेपाली सेना को सैन्य सामग्री और मेडिकल उपकरण सौंपे। दोनों देशों के सेना प्रमुखों के बीच हुई इस बैठक में आपसी हित के मुद्दों और भारत नेपाल के बीच सैन्य संबंधों को और मजबूत करने पर बात हुई। कल वे नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से आधिकारिक मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में भारत से पत्थर का आयात 3 महीने से रुका हुआ है, जिससे लाल मोनीरहाट जिले के बुरीमाई लैंड पोर्ट पर कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 24 मई से भारत की तरफ से करीब 25 टन तक पत्थर ले जाने की सीमा लागू होने के बाद ये समस्या उठी है। पहले एक ट्रक में 60 से 70 टन तक पत्थर आता था। अब सीमा कम होने से परिवहन लागत बढ़ गई है और भारतीय निर्यातकों के लिए कारोबार मुश्किल हो गया है। बांग्लादेश में पत्थर की कीमत 110 से 115 टका से बढ़कर 125 से 130 टका प्रति घन फुट तक पहुंच गई है। जुलाई में बंदरगाह पर आयात 2,26,000 टन के औसत से घटकर 1,44,000 टन रह गया। राजस्व भी करीब 4.5 करोड़ टका से घटकर 3 करोड़ टका से भी नीचे आ गया है, जबकि सीमा शुल्क राजस्व 7.5 करोड़ से घटकर 2 करोड़ टका से भी कम रह गया है। अमेरिका ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को उन देशों में शामिल किया गया है जो कथित तौर पर चीन को अमेरिकी शुल्क से बचने में मदद कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन अपने सामान को तीसरे देशों के रास्ते भेजकर और उनमें मामूली बदलाव करके अमेरिका में कम शुल्क पर पहुंचा रहा है। भारत को मैक्सिको, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ शीर्ष सक्षम देशों में गिना गया है। अनुमान है कि 2025 में सिर्फ मैक्सिको, भारत और वियतनाम के जरिए लगभग 27 अरब डॉलर का शुल्क घाटा हुआ। अभी इस आरोप पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया गया है। भारत के तमिलनाडु में तिरुवन्नामलाई के चेय्यर विदेशी विशेष शिविर में 34 विदेशी नागरिक लंबे समय से हिरासत में हैं। इनमें ज्यादातर नाइजीरिया के हैं, बाकी सूडान, नेपाल, श्रीलंका, अमेरिका, ईरान, रूस और आइवरी कोस्ट से। कई लोग जमानत या सजा पूरी होने के बावजूद निर्वासन का इंतजार कर रहे हैं। वे खराब पानी, भोजन और चिकित्सा सुविधाओं की शिकायत कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि शिविर में व्यवस्थाएं ठीक हैं, जिन्हें और बेहतर किया जा रहा है। भारत के ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन यानी ओएनजीसी को अमेरिकी वित्त विभाग से विशेष लाइसेंस मिल गया है। इससे वो वेनेजुएला में अपनी तेल परियोजनाओं पर पूरी तरह से काम दोबारा कर सकेगी। सालों से अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कंपनी वहां सीमित गतिविधियां ही चला पा रही थी, लेकिन अब ये बाधा दूर हो गई है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का सैन क्रिस्टोबल परियोजना में 40 और काराबोबो में 11% हिस्सा है। कंपनी अब न सिर्फ बाकी बचे $500 मिलियन से ज्यादा का लाभांश वसूलने की उम्मीद कर रही है, बल्कि उत्पादन बढ़ाने के लिए निवेश भी कर सकेगी और वेनेजुएला की सरकारी कंपनी पेट्रोलियोस दे वेनेजुएला एसए से कुछ परियोजनाओं का संचालन अधिकार भी हासिल करने की कोशिश में है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में असम की सांस्कृतिक धरोहर ने अपनी अनूठी चमक दिखाई है। सत्तरीय नृत्यांगना और अभिनेत्री रुदाली बोरा ने नेहरू सेंटर में नृत्य संगम का शुभारंभ कृष्ण वंदना के साथ किया। कार्यक्रम में कथक नृत्यांगना मेघरंजनी मेधी का प्रस्तुतिकरण भी शामिल रहा। साथ ही लुइथ पोरिया नासनी समूह ने असम के लोक नृत्यों की झलक दिखाई। इस मौके पर जुबिन गर्ग को श्रद्धांजलि भी दी गई। भारतीय मूल के फ्लाइट लेफ्टिनेंट अर्शदीप सिंह डांग ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में फाइटर पायलट ट्रेनिंग पूरी करने वाले पहले सिख बन गए हैं। 28 साल के डांग ने उत्तर वेल्स के आरएएफ वैली में 14 अगस्त को अपनी ट्रेनिंग पूरी की और पायलट विंग्स हासिल की। आरएएफ के मुताबिक द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी सिख ने पहली बार फाइटर स्क्वाड्रन से पायलट विंग्स हासिल की हैं।
चंडीगढ़ में जन्मे टांग 6 साल की उम्र में परिवार के साथ ब्रिटेन चले गए थे। उन्होंने ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी से गणित और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की। न्यूज़ एट 9 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।